गुड मॉर्निंग बच्चों सिलोलिज्म टॉपिक चल रहा था। सिलोलिज्म टॉपिक यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में सिलोलिज्म बोलते हैं और इंग्लिश में देखा जाए हिंदी में देखा जाए तो हम लोग न्याय निगमन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? न्याय निगमन कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर सिलोलिज्म, जिसको हिंदी में न्याय निगमन कहा जाता है, ये टॉपिक चल रहा था न्याय निगमन। और इसमें हमने आपको 5 मिनट में थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूं। मैंने आपसे ये बताया था कि कथन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। ए, ई, आई, ओ। आपने देखा कि 4 प्रकार के कथन होते थे और ए टाइप का जो भी स्टेटमेंट होता था वो सभी से स्टार्ट होकर पॉजिटिव होता था, यानी है की बात करता था। दूसरा आपने देखा कि ई टाइप का होता था। ई टाइप का मतलब कोई से स्टार्ट होता था और नहीं है की बात करता था, कोई बेंच कुर्सी नहीं, इस तरीके से। तीसरा था आई टाइप का। आई टाइप का जो भी स्टेटमेंट होता था वो कुछ से स्टार्ट होकर है की बात करता था, यानी ये भी पॉजिटिव होता था। और ओ टाइप का जो होता था वो कुछ के साथ क्या लगा होता था? नहीं होता था, अर्थात नेगेटिव होता था। तो आपने ये देखा कि 4 प्रकार के कथन थे, ए, ई, आई, ओ। और हमने निष्कर्ष बताया था कि निष्कर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता था डायरेक्ट निष्कर्ष और एक होता था इनडायरेक्ट निष्कर्ष। डायरेक्ट निष्कर्ष वो निष्कर्ष होता था जहां केवल एक कथन की आवश्यकता होती थी, अर्थात जब किसी एक कथन के माध्यम से कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता था तो ऐसे ही निष्कर्ष को हम लोग, ऐसे ही कंक्लूजन को हम लोग क्या करते थे? डायरेक्ट कंक्लूजन कहते थे। दूसरा आपने देखा कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता था, और इनडायरेक्ट कंक्लूजन का मतलब ये होता था कि जब एक से अधिक कथनों से, यानी 2 या 2 से अधिक कथनों का प्रयोग करते हुए अगर कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता था उसे हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते थे। तो आपने देखा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 कंक्लूजन होते थे। डायरेक्ट का मतलब होता था जब किसी एक कथन के माध्यम से कोई निष्कर्ष निकलता था तो उसे हम डायरेक्ट कहते थे। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब एक से अधिक कथन, यानी 2 या 2 से अधिक कथनों का प्रयोग करते हुए अगर कोई भी निष्कर्ष निकलता था बच्चों, तो उसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते थे। ठीक है, इसके बाद देखा जाए, मैंने आपको इसकी वैल्यू शो की थी कि सबकी वैल्यू अगर ए टाइप होता था तो आपने देखा कि अगर ए टाइप होता था तो इसकी जो वैल्यू होती थी वो सब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती थी? आपने देखा 50। देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी? सब्जेक्ट की वैल्यू होती थी 100, प्रेडिकेट की क्या होती थी? 50 होती थी। और ई टाइप का था तो आपने देखा कि सब्जेक्ट भी 100 होता था, प्रेडिकेट भी 100 होता था। आई टाइप होता था तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यू 50-50 होती थी। और अगर ओ टाइप होता था तो आपने देखा कि वैल्यू 50 और कितनी होती थी? 100 होती थी। यानी आपको ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं, कह रहा हूं कि कथन, देखिए, जब तक ये सारी चीजें कंफर्म नहीं होगी और आप कथन को पहचानना नहीं सीख पाएंगे तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको समस्या होगी। लेकिन देखिए, ये जो 150 रूल है उसमें आपको कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाना है। सीधा अगर आप 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, 4-5 रूल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि बिना पेन उठाए आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। कहीं कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने एग्जाम्पल कराया भी था सारी चीजें। जैसे इस तरीके से देखा जाए कि हमने आपसे ये कहा था, पूरी बात यहां हम समझ सकते हैं। हमने ये कहा था कि जो कथन थे वो 4 थे। ए टाइप का होता था, और ए टाइप का जो भी कथन होता था वो सभी के साथ, आपने देखा कि सभी के साथ क्या लगा होता था? है लगा होता था, यानी हमारा ये पॉजिटिव होता था। दूसरा आपने देखा कि ई टाइप होता था, और ई टाइप का जो भी कथन होता था वो कोई के साथ क्या लगा होता था? नहीं है लगा होता था। कोई के साथ नहीं है लगा होता है और ये नेगेटिव होता था। तीसरा आपने देखा कि आई टाइप होता है, और आई टाइप का क्या होता है? सम, यानी कुछ के साथ है की बात करेगा, कुछ के साथ है करेगा, यानी ये पॉजिटिव होता था। और चौथा आपने देखा कि ओ टाइप होता है, और ओ टाइप में आपने देखा कि कुछ के साथ क्या लगा होता था? नहीं है की बात करता था। कुछ के साथ नहीं है की बात करता था, अर्थात निगेटिव होते थे।
तो दो पॉजिटिव होते थे और दो क्या होते थे, निगेटिव होते थे। ये कथन आपने देखा कि 4 प्रकार के होते थे। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो निष्कर्ष होते हैं, हाँ, इनकी पहले वैल्यू शो कर लिया जाए। तो हमने बताया था कि अगर ए टाइप का होता है तो वैल्यू जो होती है 150 होती है, अगर ई टाइप का होता है तो वैल्यू 100 और 100 होती है, और आई टाइप का होता है तो वैल्यू 50-50 होती है, और ओ टाइप होता है तो वैल्यू जो है 50 वो क्या होती है, 100 होती है। ठीक है। इसके बाद आपने देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो निष्कर्ष होते थे। डायरेक्ट निष्कर्ष वो निष्कर्ष होता था जो किसी एक कथन के प्रयोग से निकाला जाता था। जब किसी एक कथन प्रयोग से कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे डायरेक्ट कहते हैं। और जब एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक कथनों का प्रयोग करते हुए कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट वाले में हमने ये बताया था कि अगर देखिए, डायरेक्ट वाले में हमने ये बताया था कि जो हमारा कथन है, अगर हमारा कथन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर निगेटिव होगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमने ये कहा था कि कथन अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो भी वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर कथन हमारा निगेटिव है तो जो निष्कर्ष है वो भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। इसके बाद आपने ये देखा था कि इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी आपने देखा था कि जो इनकम यानी आमदनी और जो खर्चा दिखाया गया था कि अगर आमदनी और इनकम दोनों बराबर हों तो भी हो सकता है। पहला यही बताया था कि 50-50 हो सकता है, 100-100 हो सकता है। यानी अगर इनकम और आमदनी दोनों बराबर हो, देखिए आमदनी, इनकम और जो खर्चे होते हैं, आमदनी और जो खर्चा है अगर बराबर है तो वो क्या होगा, सही होगा। फिर दूसरा आपने ये देखा था कि हमारा जो इनकम होता है, इनकम हमारा जो है वो आमदनी से अगर अधिक होता, देखिए इनकम यानी आमदनी जो है अगर वो खर्च से अधिक होता है तो भी निष्कर्ष निकलता है। तीसरा आपने ये देखा कि अगर हमारा जो इनकम है अगर खर्च से अधिक हो तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये अच्छी तरीके से बता दिया। मैंने ये कहा कि देखिए जो कथन होता है वो इनकम होता है और जो इस निष्कर्ष होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस यानी खर्चे के रूप में दिखाया जाता है। अगर हमारे इनकम और हमारी जो एक्सपेंस हैं, खर्च यानी आमदनी और खर्चा दोनों बराबर होते हैं तो ऐसा रिजल्ट फॉलो होगा यानी अनुसरण करेगा। अगर हमारा जो इनकम है, हमारी जो आमदनी है अगर खर्च से ज़्यादा है तो भी रिजल्ट फॉलो होता है। लेकिन हमारी जो आमदनी है और खर्च जो है वो खर्च जो है आमदनी से अधिक होगी तो ऐसा निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर बच्चों कर लें। दूसरा ये तो हमने बताया। इसके बाद इनडायरेक्ट वाले में, ये तो हमने डायरेक्ट के लिए बताया था, दूसरा इनडायरेक्ट के लिए बताया था। और इनडायरेक्ट के लिए हमने ये बताया था आपको कि अगर इनडायरेक्ट की बात किया जाए तो इनडायरेक्ट में हमने आपको बताया था कि दो इनडायरेक्ट जो कथन होते हैं वो दो कथनों से होते हैं और दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म, कॉमन का मतलब होता है समान पद, यानी दोनों में एक समान पद होने चाहिए, यानी एक कॉमन होना चाहिए। ठीक। दूसरा ये बताया था कि दोनों कॉमन में से किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। यानी कॉमन टर्म की वैल्यू जो है, कॉमन टर्म की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तीसरा ये बताया था कि अगर हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है तो जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर हमारा पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। और अगर हमारा पहला कथन निगेटिव है, दूसरा भी कथन निगेटिव है तो यहाँ पर नो रिजल्ट फॉलो, यानी कोई भी रिजल्ट, कोई भी जो है वो अनुसरण नहीं करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों, हमने कहा था कि इसके बिहेवियर को चेक करेंगे। अगर देखिए इनडायरेक्ट वाले में हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि जो दो कथन से इनडायरेक्ट बनाया गया है उन दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए, समान पद होना चाहिए।
और दूसरा हमने ये बताया था कि कॉमन टर्म में से किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, कम से कम 100 होनी चाहिए। मतलब 100 या दोनों 100 हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी जगह 100 नहीं है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। तीसरा ये बताया था कि अगर हमारे दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि दोनों में से कोई एक निगेटिव है तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव हो जाएगा, और यदि दोनों निगेटिव हैं तो हमारा कोई भी रिजल्ट फॉलो नहीं करेगा, यानी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया जाए बच्चों इस तरीके से। अगर हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर सपोज दैट यहाँ हमारा कथन लिखा है, इस तरीके से कथन लिख देते हैं। अगर पहला कथन यहाँ लिख दिया जाए कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ईमानदार हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो क्या हैं, ईमानदार हैं, कुछ बच्चे ईमानदार हैं। दूसरा देखा जाए कुछ बच्चे ईमानदार हैं, कुछ ईमानदार सिपाही हैं, कुछ ईमानदार जो हैं सिपाही हैं, कुछ ईमानदार सिपाही हैं। और निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष है कुछ बच्चे सिपाही हैं, कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे सिपाही हैं, कुछ बच्चे सिपाही हैं। दूसरा देखा जाए, अगर ये लिख दिया जाए कि सभी बच्चे सिपाही हैं, सभी बच्चे सिपाही हैं। तीसरा देखा जाए तो लिख दिया जाए कि कुछ सिपाही जो हैं ईमानदार हैं, कुछ सिपाही ईमानदार हैं। चौथा लिखा जाए कि कुछ या सभी लिख दिया जाए कि सभी ईमानदार बच्चे हैं, सभी ईमानदार बच्चे हैं। चलिए देखिए बच्चों, इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। अब एग्जाम्पल में कभी भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, चाहे वो आप बुक से लगा रहे हो, चाहे वो एग्जाम में जाकर लगा रहे हो, सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन की जो शुरुआत की जाती है वो निष्कर्ष से की जाती है। यानी सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, निष्कर्ष से करेंगे, और ये देखेंगे कि हमारा जो निष्कर्ष है वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो अगर हम देखा जाए तो बच्चे सिपाही, बच्चा इधर है लेकिन सिपाही इधर नहीं है, सिपाही इधर है बच्चा इधर नहीं है। तो आपने देखा कि बच्चा इधर था सिपाही इधर था, यानी दो कथनों के प्रयोग से बनाया गया है। और अगर ये दो कथनों के प्रयोग से बनाया जा रहा है तो ये हमारा इनडायरेक्ट निष्कर्ष हो जाएगा। फिर आगे देखा जाए बच्चे सिपाही, यहां भी कह रहा है तो बच्चा यहां पर है, सिपाही यहां पर है। किसी एक कथन में बच्चा सिपाही नहीं दिया था, दो अलग अलग कथनों से प्रयोग करके बनाया जा रहा है, इसलिए यह भी निष्कर्ष इनडायरेक्ट हो जाएगा। सिपाही ईमानदार देखा जा रहा है, सिपाही ईमानदार, देखिए ईमानदार है लेकिन सिपाही नहीं है, सिपाही ईमानदार इस कथन में मिल रहा है। तो सिपाही और ईमानदार इस कथन से मिल रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरे वाले का डायरेक्ट है, आप देख सकते हैं। ईमानदार बच्चे बोला है तो ईमानदार बच्चे देख रहे हैं कि पहले वाले में मिल रहा है, इसलिए हमारा ये भी क्या है, डायरेक्ट है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कौन सा निष्कर्ष डायरेक्ट है और कौन सा निष्कर्ष क्या है, इनडायरेक्ट है। तो आपने देखा कि ये इनडायरेक्ट थे और ये दोनों क्या है, डायरेक्ट हैं। अब पहले हम डायरेक्ट वाला कर लेते हैं फटाफट। तो आपने देखा, क्या देखा कि ये दोनों जो कथन है हमारे क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अगर हमारे कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। पहला सही हो गया, पहला जो रूल था वो सही होगा। दूसरा क्या है, इनके इनकम और एक्सपेंस को देख लेते हैं। और आप देख रहे हैं कुछ के साथ है लगा है। अगर कुछ के साथ है लगा है तो इसका मतलब ये है बच्चों कि आई टाइप का है, और आई टाइप में सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी होती है, 50, और प्रेडिकेट की वैल्यू भी 50 होती है। कुछ के साथ है लगा है तो यहाँ भी 50 ही और क्या होगा, 50 होगा। अब आइए यहाँ देख लेते हैं, कुछ के साथ है तो यहाँ भी 50 और 50 होगा। सभी के साथ है, ए टाइप है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी और प्रेडिकेट की वैल्यू क्या होगी, 50 होगी।
अब आइए हम देख सकते हैं, जैसे यहां देखा जाए सिपाही, सिपाही हम तीसरे वाले को यहां सही कर रहे हैं। सिपाही का देखा जाए तो सिपाही की जो इनकम है कितनी है, 50 है, और यहां पर जो खर्चे हैं वो कितने दिखाए जा रहे हैं, 50। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्चे हो सकते हैं, ये सही है। ईमानदार की इनकम कितनी है बच्चों, 50 है, और खर्च भी कितना दिखाया जा रहा है, 50 दिखाया जा रहा है। तो 50 इनकम करते हुए 50 खर्चे कर सकता है, अर्थात ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चौथे वाले को देखते हैं। ईमानदार देखा जाए तो चूंकि ये देखिए ईमानदार यहां पर चूंकि ये डायरेक्ट है पहले वाले का, अब इसको हम यहां नहीं देखेंगे, सबसे पहले यही देखेंगे डायरेक्ट है कि नहीं। अगर डायरेक्ट नहीं होगा तो इनडायरेक्ट होगा। चूंकि ईमानदार बच्चे पहले वाले मिल रहा है इसलिए डायरेक्ट है। और आप यहां देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, 50। अगर इसकी इनकम 50 है, क्या खर्च 100 रुपए कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। अगर 50 इनकम है तो खर्च 50 कर सकता है, 100 नहीं कर सकता, इसलिए ये बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पहले हमने डायरेक्ट वाले को निकाला। अब आइए इनडायरेक्ट के लिए। तो इनडायरेक्ट के लिए आपको यह बताया गया था कि दो कथनों में से दोनों कथन में कम से कम एक कॉमन टर्म होना चाहिए, यानी दोनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। अगर देखा जाए तो दोनों में ईमानदार यहां एक कॉमन टर्म है, पहली बात सही हो गई। दूसरा ये कहा था कि दोनों कॉमन में से किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, और आपने देखा कि दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं आ रही है। तो जब दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं आ रही है, अर्थात कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी क्या हो गए, गलत हो जाएंगे। तो आपने देखा कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला यहां सही है, बाकी ये तीनों क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, चलिए और आगे एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आइदर के केस में जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां अगला हम क्वेश्चंस कह लेते हैं। अगला जो कथन है वो इस तरीके से बना दें। कथन हमारा यहां रख दिया जाए, सबसे पहले यहां ये रख दिया जाए कि कुछ, लिख दिया जाए कि कुछ यहां पर पेन, कुछ पेन जो है मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर हैं, और दूसरा देखा जाए सभी, कुछ पेन मार्कर हैं, सभी मार्कर जो हैं, सभी मार्कर जो हैं पेंसिल हैं, सभी मार्कर पेंसिल हैं, सभी मार्कर जो हैं क्या है, पेंसिल है। आइए निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष की बात करें और निष्कर्ष में देखा जाए पहला कि कुछ पेन जो हैं पेंसिल हैं, कुछ पेन जो हैं पेंसिल हैं। दूसरा देखा जाए कुछ पेन पेंसिल हैं, दूसरा देखा जाए कि यहां पर लिख दिया जाए सभी पेंसिल जो हैं पेन हैं, सभी पेंसिल पेन हैं। तीसरा देखा जाए यहां पर कुछ पेंसिल जो हैं पेन हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं। और चौथा देखते हैं, चौथा है कुछ मार्कर पेन हैं, कुछ मार्कर पेन हैं। और पांचवा देखा जाए तो सभी पेंसिल मार्कर हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आपसे बार बार ये मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले दोस्तों हम कभी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं तो हमेशा निष्कर्ष से किया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले निष्कर्ष में देखते हैं कि जो हमारा पहला निष्कर्ष है, या पहले कभी भी क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो हम ये देखेंगे कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। पेन और पेंसिल दिख रहा है, तो पेन इधर था लेकिन पेंसिल नहीं है, पेंसिल इधर है लेकिन पेन नहीं है।
यानी किसी एक कथन में पेन और पेंसिल आपको नहीं मिल रहे हैं, ना तो इसमें मिल रहा है पेन पेंसिल, ना ही इसमें मिल रहा। पेन यहां से मिल रहा है, पेंसिल यहां से मिल रहा है, अर्थात दो कथन का प्रयोग कर रहे हैं। और जब दो कथन का प्रयोग करके निष्कर्ष निकलता है तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सभी पेंसिल पेन है कह रहा है। अगर हम पेंसिल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल इधर है, पेन इधर है, तो पेन और पेंसिल यहां भी देख रहे हैं कि दो कथनों के प्रयोग से बन रहा है, इसलिए यह भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। कुछ पेंसिल पेन कह रहा है तो पेंसिल देखें तो इधर है, पेन इधर है, अभी भी यहां पर दो कथनों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यह भी डायरेक्ट ही होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्कर पेन है, तो यानी मार्कर और पेन की बात हो रही है। मार्कर और पेन देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पहले कथन में है। आपने देखा कि पेन और मार्कर पहले कथन में मिल रहा है, और जब मिल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। पांचवा देखा जाए तो सभी पेंसिल मार्कर हैं। पेंसिल देखते हैं तो इधर है, मार्कर देखते हैं तो इधर है, तो पेंसिल और मार्कर आप देख रहे हैं किसी एक कथन में आपको मिल रहा है। तो जब पेंसिल और मार्कर किसी एक कथन में मिल रहा है, अर्थात ये देखा जाए तो ये भी हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो पेंसिल और मार्कर जब एक जगह मिल रहा है तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो यानी स्टार्टिंग के तीनों इनडायरेक्ट थे और लास्ट के दोनों क्या थे, डायरेक्ट थे। और आइए पहले डायरेक्ट वाले को कर लेते हैं। आपने देखा कि ये किसका डायरेक्ट था, तो ये पहले वाले का डायरेक्ट है। पहला कथन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ये भी सही है। दूसरा आप देख रहे हैं, यहां पर देखा जाए दूसरा पेंसिल मार्कर की बात कर रहा है, पेंसिल मार्कर इधर था, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो यानी पहला रूल सही हो गया, यानी कथन पॉजिटिव थे तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब आइए बच्चों हम बात करें इनके इनकम और एक्सपेंस को। देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि कुछ टाइप से है लिखा है, कुछ से है मींस आई है, और आई का मतलब है कि सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है, प्रेडिकेट की वैल्यू 50 होती है। और आपने देखा कि ये ए टाइप का है, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। अब आप देख सकते हैं जैसे यहाँ आई टाइप का है, तो आई में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों की वैल्यू 50-50 होती है। तो जरा देख लिया जाए। अब आप देख रहे हैं कि मार्कर की अगर इनकम देखते हैं तो 50 है। अब इस मार्कर को नहीं देखना, क्योंकि पेन और मार्कर किसी एक कथन में रहे हैं, पहले कथन में, और ये पहले कथन का डायरेक्ट है, इसलिए मार्कर हम यहां नहीं देखेंगे बच्चों, हम इसको देखेंगे। इससे मतलब है, अब इससे मतलब नहीं है हमें। तो आपने देखा कि मार्कर की जो इनकम है कितनी है, 50 है, और जो खर्च दिखाए जा रहे हैं वो भी कितने दिखाए रहे हैं, 50। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्च कर सकता है, ये सही है। अब आप देख रहे हैं पेन की इनकम कितनी है, 50 है, और खर्च कितने कर रहा है, 50 कर रहा है। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए एक्सपेंस कर सकता है, खर्च कर सकता है, अर्थात ये क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए तो ये सभी के साथ है लगा है, अर्थात ए टाइप का स्टेटमेंट है, और ए टाइप में आपने देखा कि सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है और प्रेडिकेट की वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। अब आइए देखा जाए पेंसिल की इनकम कितनी है बच्चों, 50 है। अब जब पेंसिल की इनकम 50 है, 50 रुपए इनकम करते हुए क्या 100 रुपए एक्सपेंस कर सकता है, तो नहीं कर सकता। भाई आप देख रहे हैं खर्च जो है इनकम से ज्यादा हो जा रहा है, जबकि इनकम कितनी है, 50 है, और खर्च कितने कर रहा है, 100। तो ये नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और आगे देखा जाए, अब आपने देखा, क्या देखा कि ये किस टाइप का है, आई टाइप का है। तो आई टाइप का है तो इसकी वैल्यू 50-50 होनी चाहिए, वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये देख रहे हैं ए टाइप का है तो इसकी वैल्यू 100 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50। और ये आई टाइप की है तो वैल्यू 50 और यहां भी कितनी होगी, 50 होगी। तो आइए फटाफट देख लेते हैं सभी लोग। आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट हैं, और इनडायरेक्ट में हमने बताया था कि दो कथन होने चाहिए मिनिमम, और दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए। अगर इन दोनों कथनों की बात करें बच्चों तो मार्कर यहां भी है और मार्कर यहां भी है, दोनों में कॉमन टर्म है मार्कर। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि दोनों कॉमन में से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए।
तो आप देख रहे हैं कि दोनों में से किसी एक कॉमन की वैल्यू यहां पर क्या है, 100 है, ये भी बात सही है। तीसरा, ये इनके बिहेवियर को चेक करते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। चलिए अब इनके इनकम और एक्सपेंस को देख लिया जाए। अब आप देख रहे हैं पेन की अगर इनकम देखा जाए कितना है बच्चों, 50 है। 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्च कर सकता है, ये बात सही है। अब आप देख रहे हैं पेंसिल की इनकम कितनी है, 50, और खर्च कितने कर रहा है, 50। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्च कर सकता है, अर्थात ये क्या है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी पेंसिल पेन है। अब आप देख रहे हैं पेंसिल को देखा जाए तो पेंसिल की जो इनकम है कितनी है, 50 है, और खर्च देखा जाए तो कितना हो रहा है, 100। तो यानी 50 रुपए कमाते हुए क्या 100 रुपए खर्च हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ पेंसिल पेन है, तो पेंसिल की इनकम देखा जाए बच्चों कितनी है, 50 है। 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्च कर सकता है, कर सकता है। पेन की इनकम कितनी है, 50, और खर्च कितने कर रहा है, 50। तो 50 रुपए इनकम करते हुए 50 रुपए खर्च कर सकता है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चंस होगा आप फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए पेपर में जाएंगे तो 2 या 3 ही कथन होते हैं, 5 कथन नहीं होते हैं, या 5 निष्कर्ष नहीं होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष भी 2 ही 3 होते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके पेपर में जो भी आप जेईई का जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 2 ही 3 कथन होते हैं, या 2 ही 3, ज्यादातर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में 2 कथन होंगे और निष्कर्ष भी 2 होते हैं। कभी कदार रेयर में 3 आता है, तो चाहे 3 दे, 4 दे, 5 दे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें किन्हीं 2 कथनों के प्रयोग से अगर निष्कर्ष निकलता है बच्चों, तुरंत समझ जाइए कि इनडायरेक्ट है, और किसी एक कथन के प्रयोग से अगर निष्कर्ष निकलता है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कंक्लूजन होगा। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो रहा, हमने आपको पहले भी बताया था, इसके पहले वाले में रिवाइज कर दिया। अब आते हैं हम लोग आगे की कंडीशन में। अगला जो है आइदर के केस में देखा जाए तो एक होता है कंप्लीमेंट्री पेयर। कंप्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, जिसको हिंदी में देखा जाए बच्चों तो पूरक जोड़ा बोला जाता है। कंप्लीमेंट्री पेयर, और हिंदी में हम लोग देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इसको पूरक जोड़ा बोलते हैं। कंप्लीमेंट यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। जैसे दिन का पूरक क्या है, रात है। पूरक का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री पेयर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक जोड़े बोलते हैं। तो कंप्लीमेंट्री पेयर ये क्या होता है, इसके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लीजिए कि कंप्लीमेंट्री पेयर जैसे आपने अभी तक देखा, तो ये जो होते हैं, जब कोई भी निष्कर्ष गलत होता है तो उसके लिए कंप्लीमेंट्री पेयर का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जो आइदर के केस लगते हैं वो इन्हीं के माध्यम से लगते हैं। आइए देखा जाए किस तरीके से लगते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें ये देखना है कि पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों से बनते हैं। पहला जो है वो ये लिख दे रहे हैं कि पूरक जोड़े जो हैं केवल निष्कर्षों से बनते हैं। पूरक जोड़े क्या है, केवल निष्कर्षों से बनते हैं, केवल निष्कर्षों से बनते हैं। पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों से बनते हैं, अर्थात कथनों की जरूरत नहीं होती, अर्थात कथनों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कथनों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो आपने ये देखा कि पूरक जोड़े केवल कहां से बनते हैं, निष्कर्षों से बनते हैं, कथनों की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि पूरक जोड़े कहां से बनते हैं, निष्कर्षों से बनते हैं, इसमें वो नहीं होता। ठीक है, जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष, जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष
निष्कर्ष किसी भी नियम के द्वारा, किसी भी नियम के द्वारा, किसी भी नियम के द्वारा गलत पाए जाते हैं, के द्वारा गलत पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं। जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम के द्वारा गलत पाए जाते हैं तो वहां पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। 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 ठीक है, पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम के द्वारा गलत पाए जाते हैं तो वहां पर पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। तीसरा है पूरक, जब कोई भी दो निष्कर्ष, जब कोई भी दो निष्कर्ष, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हों, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हों कि उनके सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसको विधेय कहा जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, समान हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, समान हो। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, समान हो, तो केवल तभी ही पूरक जोड़े बनते हैं, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। तो केवल तभी पूरक जोड़े बनते हैं, पूरक जोड़े बनते हैं, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले पॉइंट हमने ये लिखाया कि पूरक जोड़े यानी कंप्लीमेंट्री पेयर, जिसको हम लोग हिंदी में पूरक जोड़ा कहते हैं, और आपने ये देखा कि पूरक जोड़े केवल निष्कर्ष से बनते हैं, कथनों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट ये देखा कि जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम के द्वारा गलत पाए जाते हैं तो वहां पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। तीसरा आपने देखा कि जब कोई भी दो निष्कर्ष इस प्रकार हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो, समान हो, तभी केवल पूरक जोड़े बनते हैं। ठीक है, अगला ये है कि पूरक जोड़े, चौथा पॉइंट ये है कि पूरक जोड़े तीन प्रकार के होते हैं। पूरक जोड़े तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पूरक जोड़े जो हैं तीन प्रकार के होते हैं। पूरक जोड़े तीन प्रकार के होते हैं। पहला है, तीन प्रकार के होते हैं, ए तथा ओ के मध्य, ए तथा ओ के मध्य। दूसरा जो होता है आई तथा ई के मध्य, आई तथा ई के मध्य। तीसरा जो होता है आई तथा ओ के मध्य, आई तथा ओ के मध्य, यानी पूरक जोड़े तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और पांचवा है पूरक जोड़ों का उत्तर दिया जाता है। पूरक जोड़ों का उत्तर दिया जाता है। पूरक जोड़ों का उत्तर दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा में पूरक जोड़ों का उत्तर दिया जाता है या तो या अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए
इतनी बात दोस्तों आपको यहां समझना है सभी लोगों को। फिर से हमने आपको देखिए सारे पॉइंट्स यहां लिख दिए हैं, फिर से देख लीजिए। कंप्लीमेंट्री पेयर की बात हो रही है। कंप्लीमेंट्री का मतलब जिसको हिंदी में पूरक जोड़ा बोलते हैं। कंप्लीमेंट यानी एक दूसरे के पूरक। कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो आइदर के केस में आते हैं। आइदर और नाइदर के जो केस होते हैं उनके लिए यहां पर कंप्लीमेंट्री पेयर की बात की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यही लिखा है कि जो कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं केवल निष्कर्ष से बनते हैं, यानी कंक्लूजन से बनाए जाते हैं, वहां कथनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी जो हमें स्टेटमेंट है उनकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ कहां से बनाएंगे कि हाँ, एक चीज और है कि जब कंप्लीमेंट्री पेयर बनता कब है, जब मान लीजिए आपके दो या दो से अधिक, जैसे दो निष्कर्ष हैं दोनों गलत हो जाए, या तीन निष्कर्ष हैं उसमें से दो या तीनों कह लीजिए गलत हो जाए। भाई आप पेपर में जाओगे तो दो या तीन निष्कर्ष होते हैं आपके पेपर में, बैंकिंग में चार आ जाते हैं, तो बैंकिंग का आपको देना नहीं है, तो जेई में देखा जाए तो दो या तीन निष्कर्ष मैक्सिमम होते हैं। तो अगर दो निष्कर्ष हैं तो दो गलत हो जाए, या तीन है तीन में दो भी सही गलत हो जाए, या फिर तीनों गलत हो जाए। तो जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष गलत होते हैं तब हम किसी भी नियम के द्वारा तब हम वहां कंप्लीमेंट्री पेयर की क्या करते हैं, जांच करते हैं। यही लिखा जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम के द्वारा गलत पाए जाते हैं तो वहां पर कंप्लीमेंट्री पेयर यानी पूरक जोड़ों की जांच की जाती है। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि बच्चों ये बोला है कि जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हो, यानी कोई भी जो दो निष्कर्ष हमारे गलत हैं और वो भी इस प्रकार से हो कि उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट यानी जिसको हिंदी में कर्ता और प्रेडिकेट यानी जिसको हिंदी में विधेय बोलते हैं, अगर समान होते हैं तो वहां पर केवल पूरक जोड़ों की हम लोग क्या करते हैं, पूरक जोड़े बनते हैं, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। और अगला देख रहे हैं कि पूरक जोड़े जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। पहला ए तथा ओ के मध्य, इसको आप याद जरूर रखिए, ए और ओ के मध्य। पहला आपने देखा जाए तो ए और ओ के मध्य में पूरक जोड़े देख रहे हैं कि आपके इतने होते हैं, ठीक है, ए और ओ के मध्य। दूसरा आपने देखा क्या है, आई और ई के मध्य। तीसरा देखा जाए तो आई और ओ के मध्य। कंप्लीमेंट्री पेयर इन्हीं तीनों के बनते हैं, ठीक है। फिर पूरक जोड़ों का जो उत्तर दिया जाता है, आप देख रहे हैं कि जो इसका उत्तर दिया जाता है या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। जैसे दो हैं तो पहला दूसरा, दो तीन है तो दूसरा तीसरा, या पहला तीसरा, इस तरीके से होता है। तो यहां पर जो डैश लिखा है उसमें जैसे मान लीजिए दो कंक्लूजन है, पहला दूसरा, तो या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है। मान लीजिए दूसरा तीसरा है तो या तो दूसरा या तो तीसरा अनुसरण करता है। तो यानी और के रूप में आता है, आइदर के रूप में आता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया जाए यहां पर, और एग्जांपल में हमने यहां पर इस तरीके से लिख दिया। सपोज दैट यहां पर कथन हमने लिखा, और कथन हमारा पहला ये है, ये कह दिया जाए कि कुछ, ये बोला जाए कि कुछ बेंच कुर्सी हैं, कुछ बेंच जो हैं कुर्सी हैं। और दूसरा देखा जाए, ये कह दिया जाए कि कुछ, दूसरा ये लिख दिया जाए कि कुछ कुर्सी जो हैं, कुछ कुर्सी जो हैं सोफा हैं, कुछ कुर्सी सोफा हैं, कुछ कुर्सी सोफा हैं। अब आइए हम निष्कर्ष की बात करते हैं। और निष्कर्ष में देखा जाए बच्चों तो पहला जो हमारा निष्कर्ष है, ये कह दिया जाए कि कुछ, पहला निष्कर्ष बोल दिया जाए कि कुछ बेंच जो हैं वो क्या हैं, सोफा हैं, कुछ बेंच सोफा हैं। और दूसरे की बात कर लिया जाए तो यहां पर कह दिया जाए कि कुछ बेंच जो हैं सोफा नहीं है, कुछ बेंच सोफा नहीं है। चलिए
अब आपने देखा कि इस तरीके से दिया जाए। पहला कह रहा है कुछ बेंच सोफा है, दूसरा कह रहा है कुछ बेंच सोफा नहीं है। अब आप हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें यहां पर, तो सबसे पहला हमने आपसे यही कहा है कि हम निष्कर्ष से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या ये देखते हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि पहला लिखा है कुछ बेंच सोफा हैं। अगर बेंच और सोफा देखा जाए बच्चों, तो बेंच सोफा ना तो पहले में मैच कर रहा है, केवल बेंच है लेकिन सोफा मैच नहीं करा, और ना ही दूसरे में सोफा है लेकिन बेंच नहीं मैच करा। यानी बेंच और सोफा ना तो पहले में थे ना ही दूसरे में थे, बेंच पहले में है और सोफा दूसरे में है, अर्थात दो कथनों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपने देखा कि कुछ बेंच सोफा नहीं है, तो यानी कुछ बेंच सोफा नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि फिर बेंच यहां है, सोफा यहां है, अर्थात दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निकालना, जो कि हमने निकाल लिया। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कथन क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और आपने देखा कि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये सीधे सीधे पहले ही गलत हो चुका है। भाई आपने देखा कि पहला कथन दूसरा कथन दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो जो रिजल्ट होता है बच्चों वो भी क्या होता है, सकारात्मक होता है। और आपने देखा कि दूसरा वाला नकारात्मक था, इसलिए दूसरा वाला यहां पर गलत हो जाएगा। फिर हम पहले की बात करते हैं, तो आपने देखा कि ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव हो गया। अब हमने ये बताया है कि दोनों कथनों में से कोई एक कॉमन टर्म होना चाहिए, तो आपने देखा कि दोनों कथनों में कुर्सी एक कॉमन टर्म है, कुर्सी यहां भी था यहां भी है। अब ये अगला पॉइंट ये बताया था कि दोनों कॉमन में से किसी एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो अगर हम देखें बच्चों, तो ये आई टाइप का है और आई टाइप क्या है, तो इसकी वैल्यू 50-50 होगी, और ये भी आई टाइप का है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 50-50 होगी। तो आपने देखा कि ना तो पहले में ना ही दूसरे में कॉमन टर्म में से किसी की वैल्यू 100 नहीं है, और जब वैल्यू 100 नहीं होती है तो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी आपने देखा कि बाई रूल, नियम के द्वारा आप देख रहे हैं कि नियम के द्वारा दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। और जब नियम के द्वारा दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं बच्चों, तब हम कंप्लीमेंट्री पेयर अर्थात पूरक जोड़ों की जांच करते हैं। तब हम पूरक जोड़ों की जांच करते हैं, तो हमने बताया कथन की आवश्यकता नहीं होती है, कंप्लीमेंट्री पेयर हमेशा निष्कर्ष से चेक किए जाते हैं। और निष्कर्ष से क्या चेक किए जाते हैं, मैंने ये बताया था कि जब निष्कर्ष गलत हों, दो या दो से अधिक, तो यहाँ दो कथन दो निष्कर्ष थे, दोनों गलत हैं, तब हम कंप्लीमेंट्री पेयर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो अगला ये कहता है कंप्लीमेंट्री पेयर में दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है बच्चों, सेम है। तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तब आप देख लीजिए क्या कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है कि नहीं बनता है। तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये आई टाइप का है। और आगे देखा जाए तो ये किस टाइप का है बच्चों, तो कुछ के साथ नहीं लगा है, यानी सम नॉट है, तो ओ टाइप का है। तो आपको पहले ही बताया गया था कि कंप्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं, कौन कौन, ए ओ, आई ई और आई ओ, ये 3 कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं। और आपने देखा कि पहला आई था, दूसरा ओ था, आई और ओ का कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर इस तरीके से होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, या पहला या दूसरा अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है। तो हमारा जो आंसर है अनुसरण करता है, ठीक है। ठीक, आप फिर से समझ सकते हैं। आपने देखा कि सबसे पहला काम यही करना था कि हमने देखा कि नियम के द्वारा दोनों ही निष्कर्ष गलत हो रहे हैं। अब जब नियम के द्वारा दोनों निष्कर्ष गलत हो रहे हैं, तब हम कंप्लीमेंट्री पेयर की जांच करेंगे। हमने ये देखा कि दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या थे, सेम थे, चलिए ये भी सही था।
अब हम ये चेक करेंगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने के बाद ये देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये किस टाइप का था, तो आई टाइप का है, और ये किस टाइप का था, तो ओ था। आई और ओ का कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड, या पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है, या पहला, अगर पहला होगा तो दूसरा नहीं, या का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक अनुसरण करता है। हमें ये कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है कि पहला सही है कि दूसरा सही है। अगर पहला सही हो गया बच्चों तो ऑटोमेटिक दूसरा गलत होगा, और दूसरा सही हो गया तो ऑटोमेटिक पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दिन होगा तो रात नहीं हो सकता, और रात होगा तो दिन नहीं होगा, इसलिए दिन और रात एक दूसरे के क्या हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर हैं, पूरक जोड़े होते हैं। तो अगर पहला सही है तो दूसरा गलत होगा, और दूसरा, जैसे 5 बजा है, ये आपको बोला जाए, अगर कथन में बोला है कि 5 बजा है, अब 5 बजा है, निष्कर्ष में दे दिया जाए सुबह का 5 है कि शाम का 5, सुबह का 5 नहीं है भाई, 5 दो ही बार बजता है, एक सुबह एक शाम। अगर सुबह वाला 5 होगा तो शाम का नहीं हो सकता, और शाम वाला होगा तो सुबह नहीं होगा। हमें कंफर्म नहीं था, इसलिए हमने आइदर लगा दिया, और आइदर का मतलब होगा कि अगर सुबह वाला होगा तो ऑटोमेटिक शाम वाला गलत हो गया, और अगर शाम वाला होगा तो ऑटोमेटिक सुबह वाला गलत हो जाएगा। तो आइदर का मतलब ही यही होता है कि अगर एक सही हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। एक दो एग्जांपल और कर देते हैं जिससे अच्छे से आप समझ जाएं सारी चीजें। अगले क्वेश्चंस को लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरीके से दे दिया जाए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस तरीके से दे दिया जाए। कथन, कथन में आपने देखा कि पहला कथन ये लिख दिया जाए, यहां पर पहला जो कथन है वो ये लिख दिया जाए कि लिख देते हैं यहां पर कि सभी, लिख दिया जाए सभी पैंट, सभी पैंट शर्ट हैं, सभी पैंट शर्ट हैं। दूसरा ये लिख दिया जाए कि कुछ शर्ट जो हैं, कुछ शर्ट जो है टी शर्ट हैं, कुछ शर्ट जो हैं क्या है, टी शर्ट है। अब आइए निष्कर्ष की बात कर लेते हैं हम लोग, निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में पहला लिख दिया जाए इस तरीके से कि सभी पैंट जो हैं टी शर्ट हैं, और दूसरा लिख दिया जाए कि कुछ पैंट, कुछ पैंट टी शर्ट नहीं है। चलिए, अब आपने देखा कि इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाए बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा निष्कर्ष से करना है। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत निष्कर्ष से करते हैं, और निष्कर्ष में देखा जाए तो पहला जो निष्कर्ष देखते हैं कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो सभी पैंट टी शर्ट है। पैंट और टी शर्ट, पैंट यहां है लेकिन टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट यहां है लेकिन पैंट नहीं है, यानी पैंट और टी शर्ट किसी एक कथन में मैच नहीं कर रहा है। पैंट यहां था, टी शर्ट यहां था, तो पैंट और टी शर्ट दो अलग अलग थे, यानी दो कथनों के सहयोग से बनाया गया है। और जब दो कथनों के प्रयोग से बनाया जाता है तो ऐसा जो कथन होगा, वो ऐसा जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। ये कैसा होगा बच्चों, इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं दूसरा देखा जाए, कुछ पैंट टी शर्ट नहीं है, फिर देख रहे हैं कि पैंट ऊपर है, टी शर्ट नीचे है, अर्थात दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है। और जब यहां दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है, दो कथनों के प्रयोग से ये निष्कर्ष निकल रहा है, तो ये भी निष्कर्ष कैसा होगा, इनडायरेक्ट ही हो जाएगा। तो यानी ये दोनों निष्कर्ष क्या हैं, इनडायरेक्ट हैं। और इनडायरेक्ट में आपको ये बताया था कि दोनों कथनों में से एक कॉमन टर्म होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बच्चों दोनों कथनों में शर्ट यहां पर एक कॉमन है, और जब कॉमन है तो यह भी कहा गया था कि दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए।
तो आपने देखा कि ये ए टाइप का है तो इसकी वैल्यू 150 होगी, ये आई टाइप की है तो इसकी वैल्यू 50 और 50 होगा। तो आपने देखा कि शर्ट में, किसी भी शर्ट में, आपने देखा कि किसी भी शर्ट में बच्चों देखा जाए तो किसी भी शर्ट में चाहे यहां दोनों में से किसी भी जगह वैल्यू 100 नहीं आ रही, और जब दोनों में किसी भी जगह वैल्यू 100 नहीं आ रही है अर्थात निष्कर्ष नहीं निकल सकता, तो पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष यहां पर क्या हो गए, गलत हो गए। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए इसके बाद देखते हैं, दोनों गलत हो गए हैं, ठीक। अब हम यहां पर क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री पेयर। मैंने आपसे ये कहा था कि कंप्लीमेंट्री पेयर जो है वो निष्कर्ष से बनते हैं, कथनों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दो, आप देख रहे हैं जब कोई भी दो निष्कर्ष किसी भी नियम के द्वारा गलत हो, जैसे नियम के द्वारा गलत हो चुके हैं, तब वहां पर कंप्लीमेंट्री पेयर की जांच की जाती है। क्या जांच करते हैं कि दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सब्जेक्ट भी सेम है और प्रेडिकेट भी सेम है। अब हम देखते हैं कि किस टाइप के हैं। अगर हम टाइप देखा जाए बच्चों तो ऊपर वाला देखा जाए तो किस टाइप का है, ए टाइप का है, सभी के साथ है लगा है। नीचे वाला देखा जाए कुछ के साथ नहीं है लगा है, अर्थात ओ बना है। तो ए और ओ का कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है, क्योंकि कंप्लीमेंट्री पेयर 3 ही होते हैं। कंप्लीमेंट्री पेयर देख रहे हैं कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहां आपने देखा कि कंप्लीमेंट्री पेयर 3 है, ए ओ आई ई आई ओ। तो ए और ओ के बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है, इसलिए यहां पर ए और ओ हैं, ए और ओ हैं तो कंप्लीमेंट्री पेयर बनेगा। अर्थात इसका जो आंसर होगा, आंसर ये होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, या पहला या दूसरा अनुसरण करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या फिर दूसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। चलिए ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब और भी 1-2 एग्जांपल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे दिया जाए। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे दिया जाए। पहला जो कथन है वो ये लिख दिया जाए, यहां पर लिख दिया जाता है कि कुछ, यहां पर लिख दिया जाए कि कुछ जो है कुछ शेर पालतू हैं, कुछ शेर पालतू हैं। और दूसरा लिख दिया जाए कि कुछ पालतू यहां पर जानवर हैं, कुछ पालतू क्या हैं, जानवर हैं। कुछ शेर पालतू हैं, दूसरा है कुछ पालतू जानवर हैं। अब आइए हम निष्कर्ष की बात करें बच्चों। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला जो निष्कर्ष है वो ये है, लिख दिया जाए कि कुछ शेर जो हैं वो क्या हैं, जानवर हैं। कुछ शेर जानवर हैं, ठीक है। या ऐसा लिख देते हैं बच्चों, कुछ की जगह हम यहाँ कुछ शेर जानवर हैं। चलिए दूसरा ये लिख देते हैं कि कुछ शेर जो हैं जानवर नहीं हैं, कुछ शेर जानवर हैं। दूसरा लिख देते हैं कुछ शेर जानवर नहीं हैं, ठीक है। चलिए आपने देखा कि ये लिखा है, पहला कह रहा है कुछ शेर जानवर हैं, दूसरा कह रहा है कुछ शेर जानवर नहीं है। अब हमें इसको चेक करना है। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है। हमने आपसे अभी कहा है कि क्वेश्चन की जब भी शुरुआत करते हैं बच्चों निष्कर्ष से करते हैं, तो आइए हम निष्कर्ष से चेक करते हैं। और आपने देखा कि शेर जानवर दिया है, शेर जानवर पहले वाले में नहीं है, केवल शेर है, जानवर नहीं दिख रहा है। दूसरे वाले में भी शेर जानवर है, केवल जानवर है, शेर नहीं दिख रहा है।
यानी शेर जानवर किसी एक कथन में नहीं है, और जब किसी एक कथन में नहीं है अर्थात एक से अधिक कथन का प्रयोग कर रहा है, दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है, तो ये दोनों जो निष्कर्ष हैं वो इनडायरेक्ट होंगे। ये भी देख रहे हैं, ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शेर जानवर किसी एक में मैच नहीं कर रहा है। यानी दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो गए बच्चों, इनडायरेक्ट हो गए। अभी इनडायरेक्ट में से ये बताया गया है कि दोनों कथन का प्रयोग करके बनाया है, तो दोनों कथनों में से किसी एक मतलब एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म देखते हैं, तो पालतू इधर भी है, पालतू इधर है, तो एक कॉमन टर्म हो गया। अब दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो ये आई टाइप का है, सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगा, प्रेडिकेट की 50 होगा। ये भी आई टाइप का है, तो यहां भी 50 और 50 ही होंगे। यानी आपने देखा कि दोनों कॉमन में से देखा जाए तो एक कॉमन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि दोनों में से किसी भी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं हो रही है, अर्थात निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अर्थात दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए। तो बच्चों जब रूल के द्वारा, नियम के द्वारा दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गए, तो वहीं पर कंप्लीमेंट्री पेयर की क्या की जाती है, जांच की जाती है। नियम के द्वारा दोनों गलत हो चुके हैं, और जब नियम के द्वारा दोनों गलत हो चुके हैं तो आइए हम कंप्लीमेंट्री पेयर की जांच करते हैं। तो कंप्लीमेंट्री पेयर ये कहता है कि दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट शेर है और यहाँ पर प्रेडिकेट जानवर है, दोनों कॉमन भी हो गए। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। चलिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या हो गए, कॉमन हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन हो चुके हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए क्या, तो नेक्स्ट हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गए, कॉमन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये किस टाइप का है। तो अगर ये देखा जाए बच्चों, तो कुछ के साथ है लगा है, तो कुछ के साथ है का मतलब आई टाइप का है, और ये कुछ के साथ नहीं है लगा है तो ओ टाइप का है। तो आई और ओ के बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर क्या है, बनता है। तो जब बनता है तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ये होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारा जो निष्कर्ष है वो इस तरीके से लिखा हो, मान लीजिए ये निष्कर्ष ना होकर अगर ये निष्कर्ष लिखा होता, हमारा कथन सेम हमने यही रखा, निष्कर्ष चेंज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पहला निष्कर्ष, इसको भूल जाइए, ये तो हमने बता दिया, मान लीजिए ये निष्कर्ष ना होकर ये निष्कर्ष हो। पहला निष्कर्ष यहां पर लिख दिया जाए कि सभी शेर क्या हैं, जानवर हैं। तो पहला लिख दिया जाए सभी शेर जानवर हैं, और दूसरा लिख दिया जाए यहां पर कोई शेर जानवर नहीं है, कोई शेर जो है जानवर नहीं है। अगर ये लिख दिया जाए बच्चों, ठीक है, अगर ये लिख दिया जाए तो आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला लिखा है सभी शेर जानवर हैं, तो आप देख रहे हैं कि शेर जानवर यहां भी कहीं मैच नहीं हो रहा है। पहले वाले में भी शेर जानवर नहीं है, दूसरे में नहीं, शेर पहले में था, जानवर दूसरे में था, अर्थात दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया जा रहा है। और जब दोनों कथनों के प्रयोग से बनता है तो उसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। दूसरा देखा जाए कोई शेर जानवर नहीं है, तो शेर और जानवर यहां भी आ रहा है, शेर पहले से था, जानवर दूसरे से था, अर्थात दोनों कथनों का प्रयोग कर रहा है, तो इसलिए यह भी क्या है, इनडायरेक्ट हो गया। तो यानी दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो चुके हैं, इनडायरेक्ट हो गए हैं। और इनडायरेक्ट नियम ये कहता है कि दोनों कथनों में से कॉमन होना चाहिए, तो यहां कॉमन पालतू है, और दोनों कॉमन में से किसी एक कॉमन की कम से कम एक, मतलब दोनों हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक जगह 100 होनी चाहिए, ना तो पहले में है ना ही दूसरे में है। तो जब कम से कम 100 नहीं है तो इनके बीच में निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अर्थात पहला दूसरा दोनों ही क्या हो गए, यहां पर गलत हो गए। जब दोनों गलत हो गए तब हम क्या करते हैं बच्चों, कंप्लीमेंट्री पेयर की जांच करते हैं, पूरक जोड़ों की जांच करते हैं। तो पूरक जोड़ा आपने देखा कि रूल के द्वारा गलत हो चुके थे, पूरक जोड़ों की जांच होगी। क्या बताया था कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सेम है, दोनों के प्रेडिकेट क्या होने चाहिए, सेम है, होने चाहिए, सेम है। तो दोनों के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो गए, सेम हो चुके हैं।
अब आइए हम कंप्लीमेंट्री पेयर देखते हैं, और कंप्लीमेंट्री पेयर में ये देखते हैं ये किस टाइप का है। तो सभी के साथ है लगा है, और सभी के साथ है का मतलब ए टाइप का होना चाहिए। दूसरा आपने देखा कि कोई के साथ नहीं लगा है, और कोई के साथ नहीं होने का मतलब ये ई टाइप का हो गया। तो पहला ए दूसरा ई है, तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीमेंट्री पेयर सिर्फ तीन बनते हैं बच्चों। पहला ए ओ, दूसरा आई ई, तीसरा आई ओ। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ तीन कंप्लीमेंट्री पेयर होते हैं, और यहां पर ए और ई का नहीं बन रहा है। तो आपने देखा कि ना तो ए और ई टाइप का आ रहा है। जब ए और ई टाइप का आता है तो यहां आइदर नहीं लगेगा, तब क्या लग जाएगा, नाइदर लगेगा। नाइदर का मतलब ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये मत देखिएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो चुके हैं तो वहां पर आइदर लग जाएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आइदर सिर्फ और सिर्फ तीन का बनता है। सिर्फ और सिर्फ तीन का बनता है, किसका, ए ओ, आई ई और आई ओ के बीच में आइदर की कंडीशन बनती है। और आपने देखा कि पहला वाला किस टाइप का था, ए, और दूसरा वाला देख रहे हैं किस टाइप का है, ई। ए और ई के बीच में कोई कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता है, पूरक जोड़ा नहीं बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आइदर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, नाइदर हो जाएगा। ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ना तो पहला, आइदर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री पेयर के अंतर्गत नहीं आ रहा था। पहला ए दूसरा ई था, ए और ई के बीच में कोई कंप्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता है, इसलिए आइदर की जगह यहां पर नाइदर होगा। ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, तो इसलिए आंसर होगा ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला जो कथन है, ठीक है, अगला जो हमारा कथन है वो इस तरीके से है। पहला जो कथन है बच्चों ये बोला जा रहा है, यहाँ पर कुछ बल्ब CFL हैं, कुछ बल्ब CFL हैं। दूसरा देखा जाए तो कुछ CFL फ्यूज हैं, कुछ CFL जो हैं फ्यूज हैं, कुछ CFL क्या हैं, फ्यूज हैं। और निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, तो निष्कर्ष में यहां देखते हैं, पहला ये कह दिया जाए कि कुछ बल्ब जो हैं, कुछ बल्ब फ्यूज हैं। और दूसरा लिख दिया जाए कि कुछ फ्यूज बल्ब नहीं है। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखें सभी लोग, यहां पर देखा जाए क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया है, और हमें क्वेश्चन जब भी मिलता है तो हमेशा निष्कर्ष से चेक किया जाएगा। तो आइए पहले निष्कर्ष से देखते हैं। कह रहा है कुछ बल्ब फ्यूज हैं। बल्ब और फ्यूज देखा जाए तो बल्ब फ्यूज पहले में भी नहीं है, बल्ब फ्यूज दूसरे में भी नहीं है। तो आपने देखा कि बल्ब केवल पहले में था, फ्यूज दूसरे में था, अर्थात दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया गया है। और जब दोनों कथनों के प्रयोग से बनाएगा तो ये निष्कर्ष इनडायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप देख रहे हैं कुछ फ्यूज बल्ब नहीं है, तो आपने देखा कि फ्यूज देखा जाए तो ये यहां पर है और बल्ब वहां है, अर्थात देखा जाए तो फ्यूज और बल्ब ना तो पहले में मैच कर रहा है ना ही दूसरे में कर रहा है। फ्यूज यहाँ बल्ब यहाँ, यानी दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया है, और जब दोनों कथनों के प्रयोग से बनाया है तो ये भी इनडायरेक्ट हो गया। तो आपने देखा कि दोनों निष्कर्ष क्या हो गए बच्चों, इनडायरेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि किसी एक कथन से नहीं बन रहा था। दूसरा ये देखा जाए, इनडायरेक्ट ये कहता है कि दोनों कथनों में से एक कॉमन टर्म होना चाहिए, और आपने देखा कि CFL कॉमन है, दोनों में से एक कॉमन टर्म हो गया है। अब दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो आइए देखा जाए, ये आई टाइप का है तो इसकी वैल्यू 50-50 होगा, और ये भी आई टाइप के है तो इसकी भी वैल्यू 50-50 होगा।
आपने देखा कि ना तो पहले ना ही दूसरे, दोनों कॉमन में से किसी भी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं आ रही है। तो जब 100 नहीं आ रही है अर्थात दोनों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो आपने देखा कि रूल के द्वारा दोनों ही निष्कर्ष बच्चों क्या हो गए, गलत हो गए। अब जब नियम के द्वारा दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो वहां पर हम कंप्लीमेंट्री पेयर की जांच करते हैं और कंप्लीमेंट्री पेयर ये देखते हैं। तो यहाँ पर बल्ब कॉमन नहीं है, यहाँ ये बल्ब है, यहाँ पर ये बल्ब है, फ्यूज यहाँ है, यहाँ पर ये फ्यूज है, अर्थात देखा जाए तो यहाँ पर इंटरचेंजिंग हो रहा है, ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच कर रहा है। आपने देखा, क्या देखा कि बल्ब यहां हो रहा है, फ्यूज यहां है, बल्ब नहीं हो रहा है, फ्यूज नहीं हो रहा है। यहां का जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट पे दिख रहा था और यहां वाला दिख रहा था, अर्थात इंटरचेंज के रूप में दिख रहे थे। और जब इंटरचेंज के रूप में दिख रहे थे तो आइए देखा जाए ये किस टाइप के हैं। तो आपने देखा कि कुछ के साथ है लगा है, तो कुछ के साथ है का मतलब आई होगा, और ये कुछ के साथ नहीं है लगा है तो अर्थात ओ होगा। तो कुछ के साथ है था तो आई हो गया, कुछ के साथ नहीं है तो ओ हो गया, अर्थात आई और ओ हो गया। आई और ओ के बीच में क्या होता है, कंप्लीमेंट्री पेयर बनता है। इसलिए यहां पर आइदर फर्स्ट आर सेकंड होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि जैसे हमने बताया था कि कंप्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं। पहला जो होता है ए ओ होता है, दूसरा जो होता है आई ई होता है, तीसरा जो होता है आई ओ होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं, ए ओ आई ई आई ओ। आई ई और आई ओ में इंटरचेंज अलाउ है। इंटरचेंज जो है, इंटरचेंज क्या है, अलाउ है। यहां पर इंटरचेंज अलाउ है और ए इसमें इंटरचेंज अलाउ नहीं है, नॉट इंटरचेंज, यानी इसमें इंटरचेंज अलाउ नहीं है। ठीक है, पहली बात ध्यान दीजिएगा। आपने क्या देखा, पहला हमने शुरू में बताया था कंप्लीमेंट्री पेयर 3 होते हैं सिर्फ, ए ओ आई ई आई ओ। आई ई और आई ओ में इंटरचेंज भी अलाउ है। इंटरचेंज अलाउ का मतलब जैसे ये और ये, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, आई और ओ है, आई और ओ में इंटरचेंज अलाउ है। इसलिए जब इंटरचेंज अलाउ है तो इसका मतलब है कि यहां भी आइदर लगेगा, अर्थात या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करेगा। लेकिन अगर यही ए ओ होता, अर्थात यहां बच्चों सभी लिखा होता तो ये ए होता और ये ओ लिखा होता यानी ओ होता। तो ए और ओ के बीच में इंटरचेंज अलाउ नहीं है, इसलिए वहां पर आंसर नाइदर होता, ना तो पहला ना ही दूसरा। यानी कहने का मतलब है कि इंटरचेंज, पूरी बात यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है तो आपने देखा कि इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट, यानी इस तरीके से इसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट, तो यानी यहां पर इंटरचेंज हो रहा है। और आपको बताया गया था कि 3 कंप्लीमेंट्री पेयरों में ए ओ आई ई आई ओ में लास्ट के जो दोनों होते हैं आई ई आई ओ में इंटरचेंज भी अलाउ है। इसलिए यहां पर आई और ओ टाइप का था, यहां इंटरचेंज अलाउ है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड होगा। अगर यही ए ओ होता तो यहां पर इंटरचेंज अलाउ नहीं होता, इसलिए यहां आंसर नाइदर फर्स्ट और सेकंड, ना तो पहला ना ही दूसरा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी जो हमने आपको रूल बताया है बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का टॉपिक होता है। आप देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है बच्चों, निगेटिव वाले क्वेश्चन ज़्यादा आप गलत हो जाता है, क्योंकि निगेटिव के लिए आपको 2 या 3 डायग्राम का प्रयोग करना पड़ता है और किसी एक डायग्राम से आप बनाओगे तो गलत होगा। हमने आपको 150 बताया है, 150 में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, और वो एक बार आप रिमाइंड कर दीजिए। और रिमाइंड क्या करना है, क्वेश्चन आप लगा लीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही दिमाग में सेट हो जाएगा। और अगर सेट हो गया तो एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप देखेंगे कोई डायग्राम फाइग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा और आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करना एक्स्ट्रा। तो बस हमेशा ये ध्यान देना है कि कथन 4 थे, ए ई आई ओ। ए की शुरुआत सभी के साथ है था, ई की शुरुआत कोई के साथ नहीं था,
आई की शुरुआत कुछ के साथ है और ओ की शुरुआत कुछ के साथ नहीं था, तो आपने ये देखा कि इनकी वैल्यू क्या थी। ए टाइप में 150 था, ई टाइप में 100 था, ओ में आई में 50 था और ओ में 50 और 100 था। फिर इसमें देखा कि निष्कर्ष दो थे, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब किसी एक कथन के प्रयोग से अगर निष्कर्ष निकलता था डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी दो कथनों के प्रयोग से अगर निष्कर्ष निकलता है तो इनडायरेक्ट होता है। और आपने देखा कि डायरेक्ट वाले में क्या होता था कि कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। फिर हमने एक्सपेंस और खर्चे बताए थे कि जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इनकम होती है, आमदनी होती है। जो हमारे निष्कर्ष होते हैं वो एक्सपेंस यानी खर्च के रूप में दिखाए जाते हैं। और अगर इनकम और जो खर्च हैं दोनों बराबर हो जाएं, आमदनी और खर्चे बराबर होंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। आमदनी खर्चे से ज़्यादा है तो भी निकलेगा, लेकिन आमदनी जो है खर्चे से कम होगा तो निष्कर्ष नहीं निकलता था। फिर इनडायरेक्ट वाले में बताया था कि दोनों कथनों में एक कॉमन टर्म होना चाहिए और दोनों कॉमन में से एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी निकलता है, और अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। कंप्लीमेंट्री पेयर में बताया था कि जब कथन से नहीं बनते हैं तो निष्कर्ष से चेक करिए, और निष्कर्ष में क्या चेक करना है कि दोनों के सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे। और जो कंप्लीमेंट्री पेयर होता है सिर्फ 3 होते हैं, ए ओ आई ई आई ओ। अगर इन तीनों के बीच में है क्या नाम है, कंप्लीमेंट्री पेयर, यानी आइदर का बनेगा। और इसके बाद ये बताया कि इन दोनों में आई ई और आई ओ में इंटरचेंज भी अलाउ है। इंटरचेंज का मतलब है कि इस तरीके से, लेकिन पहले वाले में इंटरचेंज अलाउ नहीं है तो इसलिए वहां पर नाइदर लग जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये टॉपिक यहीं से फिनिश हो जाता है। इसको आप थोड़ा सा आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके एक एक क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास बस बिल्कुल यहीं तक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।